Welcome to Robin classes. Today we are going to learn and discuss one more topic for the post of account assistant पंचायत, that is from science physics. इससे पहले हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था. बायो से हमने क्या किया था, जो भी बेसिक कंसेप्ट था सिर्फ बेसिक किया था हमने, वो हमने इंट्रो लिया था. सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने ऊपर से ली थी. उस पर हमने और वीडियोज़ बनाने, और टॉपिक बनाने, और ऑब्जेक्टिव्स लेने. आज जो है हमने फिज़िक्स के 3 यूनिट लिए हुए हैं. जैसे कि आज देखते हैं हमने टॉपिक कौन कौन से लेने हैं. आज हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स फिज़िक्स में. इसी तरीके से साउंड के बारे में पढ़ेंगे और वेव के भी बारे में पढ़ेंगे. जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनमें वो हमने सारा कवर किया हुआ. अब स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहिए, आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे. उसके बाद जो लाइट, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और मोशन है वो इस वीडियो की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम. तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ. तो वेलकम गाइज. आज का जो हमारा जो हम पहला सब यूनिट करने वाले हैं फिज़िक्स से वो है इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स. तो देखते हैं, ये एक साइड ईयर लिखा हुआ है, दूसरी साइड डिस्कवरी और साइंटिफिक नेम किसने किया हुआ इन्वेंट. तो इनको सबसे पहले देखते हैं हम. 1905 में फोटॉन किसने किया था, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था. उसके बाद 1897 में इलेक्ट्रॉन किया था, जे थॉमसन ने किया था. 1919 में प्रोटॉन किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने. 1808 में एटम किया था, जॉन डेल्टन ने. 1932 में न्यूट्रॉन किया था, जेम्स चैडविक ने. कैडविक भी कह सकते हैं हम इसे. 1687 में लॉ ऑफ मोशन किया था, इसैक न्यूटन ने. 1779 में कोलंबो, चार्ल्स अगस्टिन डी कोलंबो ने किया था. फिर उन्हीं के नाम पर है. 1827 में ओम्स लॉ किया था, जॉर्ज साइमन ओम ने. फिर 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइकल फ्रेडे ने किया था. 1880 में थर्मोनिक इमिशन थॉमसन एडिसन ने किया था. इसी तरीके से 1896 में रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैक्यूलर ने किया था. 1898 में रेडियम मैरी स्कोल्डोवस्का क्यूरी ने किया था. आगे देख लेते हैं. 1900 में क्वांटम थ्योरी की थी मैक्स प्लैंक ने. 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था हेनरिच रोडोल्फ हिट्स एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन ने. 1895 में एक्सरे किया था रोटेगन ने. 1905 में रिलेटिवली किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने. बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ रिलेटिवली, एल्बर्ट आइंस्टाइन. 1913 में एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था नील बोर एंड रदरफोर्ड ने. रदरफोर्ड का 2 आ गए, याद रखिएगा इस. 1942 में न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था एनरिको फर्मी ने. आगे देख लेते हैं. कैंटीग्रेड स्केल ये दिया था एंड्रिस सेल्सियस ने. वॉच दी थी पीटर हेनलिन ने. रेडियो दिया था गगलीमो मॉर्कोनी ने. टेलीफोन अलेक्जेंड्रा ग्राहम बेल, सबको पता है. इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने. इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब थॉमस एडिसन ने. थर्मोमीटर गलीलियो ने. टेलीस्कोप हैंस लेप्रेसी एंड Zacharias Janssen, later Galileo. Telegraph Samuel Morse. Cosmic rays Victor His. Automobile Carl Benz. Magnetic tape Fritz F. Lumer. Transformer Michael Faraday, later Otto Tutsi Bleche. Electromagnetic induction Michael Faraday. Quantum mechanics Werning-Hansberg, Max Born and Pascal. आगे देख लेते हैं. वेव मैकेनिक्स एरविन शीदोदिंगर. न्यूक्लियर रिएक्टर एनरिको फर्मी. फ्यूल सेल विलियम ग्रोव. एयरप्लेन राइट ब्रदर्स. बैरोमीटर एवेंजेलिस्टिक टोरिसेल. कैमरा नेसिफोरी नाइपीस. डीजल इंजन रोडोल्फ डीजल. हेलीकॉप्टर इगोर स्कोर्स्किया स्काई. डायनामाइट एल्फ्रेड नोबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है. लिफ्ट दी थी एलिशा ओटीज़ ने. लेसर प्रिंटर गैरी स्ट्रैकवेदर. मोबाइल फ़ोन मार्टिन कूपर. प्रिंटिंग प्रेस जॉनसन गुटनबर्ग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट. सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किसने लाई थी, वो जॉनसन गुटनबर्ग ने लाई थी. वीडियो गेम्स रैल्फ बेयर. स्टीम इंजन थॉमस न्यू कॉमैन. फिर रेलवे इंजन जॉर्ज स्टेफेंसन. जेट इंजन फ्रैंक वाइटिल. सिस्मोग्राफ जॉन माइलिन. इलेक्ट्रिकल जनरेटर माइकल फ्रेडे. टेलीविजन जॉन लेज ब्रेड. रेफ्रिजरेटर विलियम कोलिन. कार्बोरेटर इंपॉर्टेंट आ सकता है. लूजी डी क्रेस्टोफोरिस एंड एनरिको बर्नेडी. एयर ब्रेक जॉर्ज विस्टिंग हाउस. ऑटोमिक बॉम्ब रॉबर्ट ओपनहेमर.
एडवर्ड टेलर एट आल, एयर कंडीशनर विलिस केयर्स, मशीन गन सर हिरीम मैक्सिम, रेडार सर रॉबर्ट अलेक्जेंडर वॉटसन वॉट, सबमरीन कॉर्नेलियस ड्रिबल, फर्स्ट मिलिट्री सबमरीन ये फिल्मी निकोनोवा, ट्रांसिस्टर जॉन ब्रेडिन वॉल्टर एंड विलियम स्कॉलिक्ली। इसी तरीके से कुछ और देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर जॉन स्वेगर ने दिया था, ये लेसर ये थियोडर एच मीन फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेट किया था इन्होंने। न्यून लैम्प जॉर्ज क्लूड, रॉकेट इंजन रॉबर्ट गोडैड, टाइपराइटर क्रिस्टोफर लेथमैन शोल्स ने दिया था। तो गाइज़ ये थे हमारे इन्वेंशंस। इसके बाद देखते हैं अब फिजिक्स का नेक्स्ट यूनिट सब यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है? व्हाट इज़ एसआई यूनिट? एसआई यूनिट को गाइज इसका मतलब होता है, एसआई यूनिट इज़ एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये एक इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ मेजरमेंट करने का ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एसआई यूनिट का मतलब है। दैट आर यूज यूनिवर्सली, ये यूनिवर्सली यूज़ किया जाता है इन टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च टू अवॉइड द कन्फ्यूजन विद द यूनिट्स, कि हमें कन्फ्यूजन ना हो यूनिट्स के साथ। मान लो आप दुकान पे दाल लेने गए हो, किलो की दाल, तो आपको अगर पता ही नहीं है कि किलो कितना होता है, किलो का बटा, तो इसीलिए यूनिट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो इसी तरीके से हैविंग ए स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन द एंटायर वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड मेजरमेंट। इसने पूरी दुनिया को ये समझने में मदद की कि मेजरमेंट होता क्या इन वन सेट ऑफ यूनिट, एक ही सेट ऑफ यूनिट में लाया कि वेट कितना होता है, हाइट, वेट कैसे मेज़र किया जाता है, हाइट कैसे मेज़र की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे मेज़र की जाती है। वो सारे यूनिट बहुत ज़रूरी थे इंसान की लाइफ में, नहीं तो हमें पता ही नहीं होता हाइट कैसे में, कि हमारी हाइट कितनी है, हमारा वेट कितना है, कि कोई चीज़ खरीदने जाओ उसका वेट कितना है। तो गाइज़ जैसे फ़िज़िक्स में होता है कुछ फिज़िकल, जैसे फिज़िक्स में होता है कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें मेज़र किया जैसे जाता है। जैसे कि नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ हुई, जैसे कि मान लो आपके 3 फ्रेंड्स हैं, नॉन फिज़िकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि आपके 3 फ्रेंड हैं, 3 में से आपको एक के साथ मिलना कम पसंद है, दूसरे के साथ थोड़ा ज़्यादा मिलना पसंद है, और तीसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिलना पसंद है। तो आपको अब इन तीनों के तीनों मेज़र करना है कि आपको पहले के साथ कितना पसंद है, दूसरे के साथ कितना और तीसरे के साथ। इन्हें बोला जाता है नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो हम फिज़िक्स में ये चीज़ें नहीं स्टडी करते, हम फिज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ स्टडी करते हैं। जैसे कि आपको किसी की हाइट मेज़र करनी है, किसी पोल की हाइट मेज़र करनी है, लेंथ मेज़र करनी है, वेट मेज़र करना है, तो उसके लिए यूनिट्स बने होते हैं कुछ मेज़र करने के लिए। तो वही यूनिट्स हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये हमने अडेप्ट किया था सिंस 1960 से हमने ये यूनिट्स अडेप्ट किए थे। फॉलो अब देखते हैं नीचे टेबल में। तो गाइज़ ये जो यूनिट्स हैं ये 2 टाइप के हैं यूनिट्स। जैसे कि पहला कहा जाता है इनको, ऐसा यूनिट जो है 2 तरीके के, जैसे कि सबसे पहले कहा जाता है एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और दूसरी होती हैं ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेसिक क्वांटिटीज़ वो चीज़ें हुई विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अदर क्वांटिटीज़ फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन। वो किसी और चीज़ पे नहीं, अपनी कंप्लीट डेफिनेशन में दे आर 7 इन, वो 7 हैं, ये 7 हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेसिक क्वांटिटीज़ होती ये हैं कि जैसे कि ये किसी और पे चीज़ डिफाइन, इनको हम सिर्फ इन्हीं से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों से। ये किसी और चीज़ों से हम इनको समझा नहीं सकते हैं, ये सिर्फ अपनी डेफिनेशन समझा सकते हैं। मान लो हमें अगर मास को समझना है तो वो सिर्फ किलोग्राम, वेट को समझना है वो सिर्फ किलोग्राम से ही हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेंथ भी मीटर से ही, हम और कोई चीज़ से इनको समझा नहीं सकते हैं। तो ये आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेसिक क्वांटिटीज़ कितने हैं टोटल 7 हैं। तो 2 और ऐड हुए हैं सप्लीमेंट्री, टोटल 7 और 2 सप्लीमेंट्री। तो आपको याद रखना है बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो चीज़ें हुई जो किसी और चीज़ से डिफ़ाइन नहीं कर सकते हम, ठीक है। जैसे मास को हम सिर्फ किलोग्राम से ही करेंगे, लेंथ को मीटर से ही। तो सबसे पहले इन 7 में से जो आते हैं हम देख लेते हैं। तो पहला आता है मास का जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है। लेंथ का जो है एसआई यूनिट मीटर है। टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का कैंडल। तो ल्यूमिनेस आप लाइट रखिएगा याद, और कैंडल से लाइट आती है, इसी तरीके से इसको याद रखते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। अब देखते हैं जो सप्लीमेंट्री इनके साथ 2 ऐड हुई। याद रखना गाइज, ऑब्जेक्टिव आ सकता है कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। तो ये हैं मास, लेंथ। तो सप्लीमेंट्री देखते हैं हम। सबसे पहले आते हैं जो सप्लीमेंट्री 2 ऐड हुई, वो थी प्लेन एंगल, जिसका ऐसा यूनिट है रेडियन। सॉलिड एंगल उसका स्टीरेडियन यूनिट है उसका।
अब देखते हैं जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हुई। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड से पता लग रहा है हमें वो कहाँ से ड्राइव्ड हुई हैं, वो इन सातों से ड्राइव्ड हुई हैं। पीछे जो हमने पढ़े तो इन सातों से ये चीज़ें निकली हुई हैं, ड्राइव्ड हुई निकली हुई। दे आर फ्रॉम द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ 7 बेसिक यूनिट, ये इनकी कम्बिनेशन से बनी हुई है, इनको कहा जाता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो ये जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे लेता हूँ। मान लो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है स्पीड। स्पीड को कैसे मेज़र किया जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है हमारा यहाँ पर लेंथ। और टाइम क्या है? टाइम है हमारे पास ये टाइम का सेकंड। तो ये कहाँ से लिया हुआ है? तो इसी तरीके से जो ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, जैसे ये डिस्टेंस पॉइंट, जैसे कि स्पीड, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ये हमने कहाँ से ली हुई है? तो ड्राइव क्वांटिटीज़ हमेशा हम इन सातों से लेते हैं, इनका कम्बिनेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया आगे। अब देखते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आगे। तो फोर्स वेट, ये इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है, इसका सिंबल है एन है, kg/m/2। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स, hz, ये गाइस ऑब्जेक्टिव अस्त, इलेक्ट्रिक चार्ज का कोलम्बो, सी सिंबल सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज वोल्ट, वी, इंडक्टेंस का हेनरी, एच, कैपेसिटेंस का फॉर्ड, एफ, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, ओम। तो इलेक्ट्रिक उसका सिंबल ये है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सीमेंस, एस, मैग्नेटिक फ्लक्स का वीबर, डब्ल्यू बी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला, टी। गाइस ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। एक्सप्रेस इन यूनिट, बेस यूनिट, वो भी देख लीजिए आप एक तो कॉपी पकड़ लीजिए और इनको स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, दोनों में से दोनों चीज़ें कर सकते हैं। आप देखते हैं हम एनर्जी वर्क हीट का जूल, ये आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जे। इससे पावर रेडियंट फ्लक्स वाट, डब्ल्यू, एंगल का रेडियन, रेड, रेडिएक्टिविटी का बैक्यूलरल, बी क्यू, ल्यूमिनस फ्लक्स का ल्यूमन, आई एम। तो ये गाइस ये याद रखिएगा। इस तरीके से हम देखते हैं जो, तो ये कुछ हैं बेसिक और फंडामेंटल भी इसमें डाल दिए, और देख लीजिए आप। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, मास का किलोग्राम, एरिया का स्क्वायर मीटर, ऐसा यूनिट है, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, वेलोसिटी का मीटर सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर, डेंसिटी का किलोग्राम, वर्क का जूल, एनर्जी का जूल, फोर्स का न्यूटन, प्रेशर का पैस्कल, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, पावर का वाट, तो वेट का आएगा न्यूटन और किलोग्राम। तो आगे देख लेते हैं कुछ और। ये जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, विस्कोसिटी का पोइस, सरफेस टेंशन का न्यूटन, हीट का जूल, टेम्परेचर का केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का केल्विन, रेजिस्टेंस का ओम, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ओम्स मीटर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर का किलोवाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किलोवाट आवर, कोलम्ब का, मैग्नेटिक इंडक्शन का गॉस, ल्यूमिनस फ्लक्स का कैंडल, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डेसिबल, पावर ऑफ लेंस डियोप्टर, डेप्थ ऑफ सी फैटम। तो गाइज ये थे कुछ आपको याद रखने सारे जो ड्राइव्ड हैं, ये सारे ड्राइव्ड थे। अब देखते हैं ये जो फंडामेंटल 7 है ये भी आपको याद रखने ऑब्जेक्टिव आ सकता है विद सप्लीमेंट्री, और ये ड्राइव्ड थे सारे। तो ये था अबाउट एसआई यूनिट्स के बारे में। आगे देख लेते हैं अब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स कौन को और किस किस क्या फ़ायदा, जैसे कि ऑडियो फ़ोन किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज़ फॉर इम्प्रूविंग इम्परफेक्ट सेंस ऑफ, जिसको सेंस ऑफ हियरिंग कम है उसके लिए ऑडियो फोन्स यूज़ होता है। बैरोग्राफ क्यों यूज़ होता है? रिकॉर्ड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। बैरोमीटर क्यों यूज़ होता है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। बाइनोकुलर दूर की चीज़ देखने के लिए। फिर कैलोरीमीटर, इट मेज़र क्वांटिटी ऑफ हीट मेज़र करता है। कार्बोरेटर जैसे कि जो हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं इंजन में। फिर कार्डियोग्राम, इट ट्रेस मूवमेंट ऑफ हीट, रिकॉर्ड ऑफ कार्डियोग्राफ करता है ये। फिर कैरोनोमीटर, इट डिटरमाइंस लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस केप्ट ऑन बोर्ड शिप। फिर आता है सिनेमेटोग्राफर, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज इन सिनेमा मेकिंग टू थ्रो ऑन स्क्रीन एंड एनलार्ज इमेज ऑफ फोटोग्राफ, जो ये सिनेमा में यूज़ है एनलार्ज इमेज करने के लिए। फिर डायनोमो, ये सारे आपको याद रखने। डायनोमो, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर डायनोमोमीटर, इट मेजर इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रोमीटर, इट मेजर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्कोप, इट डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। एंडोस्कोपी, इट एग्जामाइन इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे कि आप जिसको गैस प्रॉब्लम होती है वो एंडोस्कोपी कराता है। फिर फैटोमीटर, इट मेजर डेप्थ ऑफ ओशन, याद रखना ऑब्जेक्टिव आ सकता है। डेप्थ ऑफ ओशन कौन मेजर करता है? वो फैटोमीटर। फिर गैल्वेनोमीटर, इट मेजर द इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ लो मैग्नीट्यूड। फिर हाइड्रोमीटर, इट मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। हाइग्रोमीटर, इट मेजर ह्यूमिडिटी इन एयर। फिर हाइड्रोफोन, इट मेजर साउंड अंडर वाटर। हाइड्रोमीटर याद रखिएगा गाइज। फिर आता है काइमोग्राफ, इट ग्राफिकली रिकॉर्ड साइकोलॉजिकल मूवमेंट, ब्लड प्रेशर और हीट
बीट ये करता है। फिर लैक्टोमीटर डिटरमाइंस द प्योरिटी ऑफ मिल्क। फिर आता है लैक्टो से याद रखिएगा मिल्क, लैक्टो बच्चों का नहीं आता है वो लैक्टोजिन दूध वाला, वो इससे याद रखिएगा मिल्क। फिर इसी तरीके से माइक्रोफोन, इट कन्वर्ट साउंड वेव टू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन एंड मैग्नीफाई द साउंड। फिर माइक्रोस्कोप, इट यूज ऑब्टेन मैग्नीफाइड व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। फिर फोनोग्राफ, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। फिर फोटोमीटर, द इंस्ट्रूमेंट कंपेयर द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ लाइट। इसी के से प्रिस्कोप, इट यूज व्यू ऑब्जेक्ट्स एंड सी लेवल, जो सी लेवल जो सबमरीन्स। फिर आता है फाइनोमीटर, इट मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। ये थे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। अब साउंड के बारे में गाइड्स, साउंड पता ही आपको, आवाज़। अगर आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो जो भी चीज़ें सुनाई दे रही उसे साउंड बोलेंगे हम। साउंड इज फॉर्म एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। हम सेंसेशन हमारे कान के पास हमारे ऊपर प्रोड्यूस करती है, हमारे कानों के पास। अच्छा, साउंड प्रोड्यूस कैसा हो? साउंड जो होती, कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेशन करे, मान लो आपने थाली बजाई, वाइब्रेशन हुई, आपको साउंड सुनाई दी। वाइब्रेशन इज ए पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मोशन। ये क्या होता है? बैक और फोर्थ मोशन, वाइब्रेशन होना ऑफ द पार्टिकल। जो भी पार्टिकल्स होते हैं इलास्टिक बॉडी और अ मीडियम अबाउट सेंट्रल पोजीशन, तो उससे क्या होता है? वाइब्रेशन से साउंड निकलती है। इट इज़ ऑल्सो नेम्ड ऑसिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं? गिटार बजाते हैं, वाइब्रेशन निकलती है। आप तबला टेबल को स्ट्रक करते हैं, वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, ट्रैवल कैसे करती हो? द ट्रैवल ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ये ट्रैवल करती है गाइस पार्टिकल्स की मदद से। जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन में, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, गैस पार्टिकल होते हैं और लिक्विड पार्टिकल, उसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, द पार्टिकल्स अराउंड द मीडियम वाइब्रेट। वो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। द पार्टिकल इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेट ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेड। वो क्या, जैसे कि पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, वो डिस्प्लेस होते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं और आगे बढ़ते हैं। ईच पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट द अदर पार्टिकल इन कॉन्टैक्ट, थस द डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरीड फ्रॉम सोर्स ऑफ लिसनर्स। तो only the disturbance produced by the vibrating body travel through the medium, but the particle do not move forward themselves। मतलब एक पार्टिकल दूसरे को देता है धक्का, दूसरा ऐसा, मतलब अपनी जगह से नहीं हिलते, सिर्फ धक्का देते हैं। तो इस तरीके से साउंड जो होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो आपको सिर्फ इसमें याद रखना है साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है और वो ट्रैवल किससे करती है? वो पार्टिकल्स के जरिए ट्रैवल करती है। आगे से और अच्छी तरह समझेंगे हम। तो मीडियम, जैसे कि द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज रन इज कॉल्ड एज मीडियम। तो मीडियम जो, जैसे कि मैटर, किस मैटर की मदद से और सब्सटेंस की वजह से जो साउंड होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसे मीडियम कहा जाता है। मीडियम बहुत ज़रूरी है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स के लिए। मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो साउंड कहाँ ट्रैवल करती है? वो सॉलिड एरिया में करती है। जहाँ भी सॉलिड हो वहाँ पर साउंड जो है ज़्यादा ट्रैवल करती है। ये आगे मैं समझाऊंगा। लिक्विड में उससे कम करती है और सबसे कम करती है गैस में, हवा में, जैसे कि जो एयर में, सबसे कम एयर में साउंड जो है ट्रैवल करती है। क्यों करती है ये आगे बताता हूँ मैं आपको। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। जहाँ पर हवा ना हो साउंड वहाँ ट्रैवल नहीं करती। जैसे कि मान लो अगर हम स्पेस पे चले गए, वहाँ हवा नहीं है, या हमने कोई एक बंद जार रख दिया, हमने एक डब्बा है, उसको ढक्कन लगा दिया अंदर और उसमें से पूरा ऑक्सीजन निकाल दिया, तो वहाँ पर अगर हम कोई घड़ी रख दें या वो जब बजेगी कम साउंड आएगी, बिल्कुल निकलेगी नहीं। तो अगर हम इसी तरीके से स्पेस में जाएं ऊपर, तो स्पेस में भी साउंड नहीं चलती है, ठीक है, वैक्यूम वाली जगह पर। तो वेव दैट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव। कोई भी, हर एक वेव को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, उसे हर एक वेव को कहा जाता है मैकेनिकल वेव कहा जाता है। एवरी साउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वेव। हर एक साउंड का ट्रांसमिट कैसे होती है एक जगह से दूसरे, वेव की मदद से ट्रांसमिट होती है। वेव हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्यों सॉलिड में ये जो साउंड होती है वो ज़्यादा होती है, लिक्विड में क्यों कम होती है उससे, और गैस में, और गैस मतलब एयर में क्यों सबसे कम होती है। आगे देख लेते हैं हम। But why did you see lightning first? Sound travels more slowly than light in air, so sound takes longer to reach us. The speed of light is almost 1,000,000 times faster. Air is made up of gases. The particles in gases are farther apart
तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, तो हमने अभी देखा थंडरिंग जब होती है तो सबसे पहले क्या आता है, लाइट आती है, फिर साउंड आता है। वो क्यों आता है? एयर में, गैसेस में क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सारे गैस पार्टिकल्स दूर दूर हैं। इसी तरीके से आगे देखते हैं, लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा नज़दीक होते हैं, इसीलिए साउंड जो होती है ज़्यादा अच्छी होती है लिक्विड में। अगर पानी के अंदर जाएंगे वो ज़्यादा अच्छी साउंड है ओपन एयर से। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं सॉलिड में, सॉलिड में क्या होता है, बिल्कुल पार्टिकल नज़दीक होते हैं, इससे क्या होता है, साउंड ज़्यादा निकलती है। तो इस तरीके से साउंड मैंने जैसे बताया, सॉलिड में ज़्यादा, लिक्विड में उससे थोड़ी कम, और इस तरीके से एयर में कम, क्योंकि एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। आगे देख लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो साउंड होती है वो किसके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वेव की मदद से। वेव क्या होता है गाइस? वेव इज़ अ फिनोमिना और डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन और मासेस। मतलब वेव क्या हुई, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, जिसमें क्या होता है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह भेजनी, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना है, और मास मास भी इन्वॉल्व नहीं होना है इसमें। फॉर एग्जांपल मैं आपको, हीट, लाइट और साउंड इज कंसिडर्ड एज अ वेव। एग्जांपल मैं आपको आगे समझा देता हूँ। जैसे कि आप अगर पहली पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर पहली फर्स्ट इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर एक लड़का जो है बॉल थ्रो कर रहा है दूसरे लड़के को। तो इसने क्या किया, एनर्जी फेंकी बॉल के ज़रिए, कहाँ, दूसरे बंदे को। तो इसमें क्या हो रहा है, तो एनर्जी भी साथ में आ रही है और मास भी साथ में आ रहा है, क्योंकि जब हम बॉल फेंकते हैं उसमें मास लगा ही होता है ना, थोड़ा बॉल में तो मास होता ही है। तो इससे एनर्जी और मास, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वेव नहीं कहेंगे। जो दूसरी एग्जांपल है गाइस, दूसरी एग्जांपल, इसमें क्या हो रहा है, एक लड़का लास्ट लाइन में खड़ा था और एक लड़का आगे। इस लास्ट वाले लड़के को अगले लड़के के साथ लड़ाई थी किसी बात पे, इसने क्या किया, दोनों को इसने क्या किया, सारी लाइन को धक्का दे दिया और सारे जो इंसान थे वो गिर गए। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर एनर्जी का यूज़ किया। तो इसी तरीके से क्या होता है, इसने ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी की, इसने धक्का देकर, यहाँ पर मास का यूज़ नहीं किया इसने। तो इसको क्या कहेंगे हम, जहाँ पर भी मास का यूज़ ना हो, एनर्जी का यूज़ हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम वेव कहते हैं। तो इस तरीके से तीसरी इमेज देखते हैं। तीसरी इमेज में क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, एक पेड़ पर ये कोयल बैठी हुई है और वो अपनी साउंड से बोल रही है, और नीचे क्या बैठा हुआ है, एक इंसान बैठ के सुन रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, साउंड वेव। यहाँ पर क्या कर रही है वो, वेव वाली एनर्जी, वेव एनर्जी वो किसको दे रही है, नीचे जो बैठा हुआ है उसको। तो ये थी थोड़ी बहुत एग्जाम्पलें वेव क्या होती है। तो इसी तरीके से जैसे कि हमने देखा कि वेव इज़ अ डिस्ट्रीब्यूंस विच ट्रांसफ़र एनर्जी, जो एनर्जी भेजता है। मान लो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा फ्रेंड कुछ मीटर्स में बैठा, मैं यहाँ से चिल्ला के उसको बोल रहा हूँ मेरी बात सुन, तो मैंने क्या भेजा, वेव एनर्जी उसको भेजी। तो इसमें क्या हुआ, मास इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कुछ मीटर में दूर में बैठा है, तो उसे बोलेंगे वेव। तो वेव जैसे मैंने बताया आपको, आप देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव, दो तरीके की वेव होती हैं गाइस। जैसे कि वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, दीज आर द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। इसमें से क्या होता है, ये वेव यहाँ से साउंड निकली, वेव निकली, इनमें इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो मूव करते हैं बैक और फोर्थ मूव करते रहते हैं सेम डायरेक्शन पे, प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। फॉर एग्जांपल साउंड वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव वो हुई जो बैक और फोर्थ मूव करती रहती है। इस तरीके से ट्रांसफर वेव वो हुई जो परपेंडिकुलर मूव करती है, परपेंडिकुलर, जैसे कि अप और डाउन चलती है। आगे मैं समझाऊंगा, जैसे कि कोई वेव जा रही है सीधे, वो अप एंड डाउन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मैंने आपको बताया वो क्या करती है, बैक फोर्थ करती है। तो इसी तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी हुई। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये हुई, लॉन्गिट्यूडनल वेव सीधी बैक और फोर्थ, बैक फोर्थ, इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे हम। तो इसी तरीके से अगर हमने देखा जाए, अगर हम इसी तरीके से ट्रांसफ़र वेव देखें, तो ट्रांसफ़र वेव जैसे मैंने आपको कहा वो अप एंड डाउन जाती है, ट्रांसफ़र वेव अप एंड डाउन जाती है, तो इसे कहा जाता है ट्रांसफ़र वेव। जो, और ये राइट एंगल भी बनाते हैं, ठीक है गाइस, राइट एंगल भी बनाते हैं ट्रांसफ़र वेव। तो इन ए सेम डायरेक्शन प्रोपोगेटेड ऑफ द वेव। आगे मैं आपको समझा देता हूँ।
तो इस तरीके से देखते हैं अब इस फॉर एग्जांपल वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रेस स्ट्रिंग, जैसे कि स्ट्रिंग। अच्छा, एक और तरीके की वेव, जैसे कि हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव देखा जो क्या करती है, आगे पीछे जाती है, और ट्रांसफर वेव जो होती है वो अप एंड डाउन करती है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और वो क्या बनाती है, राइट एंगल बनाती है सेम डायरेक्शन में। और इस तरीके से एक और टाइप की वेव होती है, उससे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Another type of wave which does not require any medium is called as electromagnetic wave. Electromagnetic wave. These waves can travel through vacuum also. ये जो है स्पेस में भी चल सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, लाइट वेव्स कहा जाता है, एक्सरेज वेव का। फॉर एग्जाम्पल जो सनलाइट की रेज आती हैं डायरेक्ट हमारे अर्थ पे पड़ती हैं, उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उन्हें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो वैक्यूम पे भी चलते हैं। वैक्यूम मतलब जहाँ हवा ना हो। तो इसलिए 3 तरीके की वेव पड़ी, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो फ्रंट और बैक जाती है, ट्रांसफर वेव जो अप एंड डाउन चलती है, इस तरीके से जो, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो वैक्यूम में भी चलती है। तो इसलिए कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पढ़ते हैं। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होता है? तो कंप्रेशन इज ए पार्ट ऑफ longitudinal waves in which particles of the mediums are closer to one another, forming the region of high pressure and density. कंप्रेशन क्या हुआ गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन देख लेते हैं। कंप्रेशन इज पार्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच द पार्टिकल्स और मीडियम्स आर क्लोजर टू वन। इसमें देखो, तो कंपरेचर में बहुत क्लोजर होते हैं। इस तरीके से रेयर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट लोअर पोर्शन। रेयर फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ वेव वेयर पार्टिकल्स स्प्रेड आउट। तो रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, और कंप्रेशन में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होते हैं। कंप्रेशन में लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल मीडियम आर क्लोजर, बहुत क्लोजर, और रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, पार्टिकल दूर दूर होते हैं। ठीक है गाइस, तो आगे देख लेते हैं इसका अब। तो इस तरीके से कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन जो होता है, कंप्रेशन में हमने देखा पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं और प्रेशर, हाई प्रेशर और डेंसिटी बनाते हैं। और रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो इसी तो इसी तरीके से हम देखते हैं जो कंप्रेशन जो होता है, इस तरीके से क्रिस्ट क्या होता है, क्रिस्ट जो होता है वो अपर पोर्शन होता है किसी वेव का। आगे मैं एग्जाम्पल में बताऊँगा। इसी तरीके से ट्रॉट जो होता है वो लोअर पोर्शन होता है। आगे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऊपर आप एग्जांपल देख सकते हैं, जो क्रिस्ट जो होता है वो किसी भी जो वेव जा रही है उसका अपर पोर्शन होता है क्रिस्ट, और जो लोअर पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रॉट्स कहते हैं। तो इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव देख लेते हैं। साउंड वेव है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि एम्पलीट्यूड। सबसे पहला एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड जो होता है वो लाउडनेस और साउंडनेस ऑफ लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड मेजर करता है, लाउडनेस और सॉफ्टनेस। द मैक्सिमम, और देखता है डिस्प्लेसमेंट, जैसे डिस्प्लेसमेंट देखता है ऑफ ईच पार्टिकल, कितना डिस्प्लेस हुए हैं, ऑफ मीन्स पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो इट इज़ डिनोटेड एज ए। इसको ए से डिनोट किया, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। एम्पलीट्यूड डिनोट किया किससे किया जाता है, ए से। ऐसा यूनिट है इसका मीटर। और ये लाउडनेस और साउंडनेस ऑफ ये किसी भी वेव का मेज़र करता है, साउंड का, साउंड वेव का। तो लाउडनेस और साउंडनेस का मतलब ये, मान लो कोई ऐसा तबला है जो बहुत आस्ता बजता है, और एक ऐसे ड्रम होते हैं जो बहुत ज़ोर से बजते हैं। तो लाउडनेस और साउंडनेस कौन बताता है, एम्पलीट्यूड बताता है। उसके बाद वेव लेंथ होती है। वेव लेंथ क्या बताती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एडजेसेंट क्रिस्ट एंड ट्रॉस टू वेव इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर वेव लेंथ है, ये डिस्टेंस, इन दोनों वेवों के बीच में जो डिस्टेंस बताती है उसे क्या कहा जाता है, वेव लेंथ कहा जाता है। तो इसे डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर लैम्डा से। तो इसी तरह इसका ऐसा यूनिट मीटर है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी बताती है कितना टाइम लगा। तो इसी तरीके से देखते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बताती है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, कितनी वाइब्रेशन हो रही है पर सेकंड में ऊपर नीचे। तो वो ये कौन बताता है, फ्रीक्वेंसी ऐसा यूनिट किसका, हर्ट्ज एच जेड। सिंबल क्या है इसका, वी एन ब्रैकेट में एन यू। तो टाइम पीरियड टेकन टू कंप्लीट वन बाय वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन को, एक साउंड वेव को कितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड बताता है। इसको डिनोट टी से किया जाता है। इसका ऐसा यूनिट एस है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड, आई वी इक्वल टू 1/t। फिर वेलोसिटी आपको पता है, डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ वेव इज 1 सेकेंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वेव ने 1 सेकेंड में, उसको वेलोसिटी ऑफ वेव कहा जाता है, स्पीड ऑफ वेव कहा जाता है। इसका ऐसा यूनिट जो है, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, एम सेकेंड। ठीक है। वेलोसिटी इसकी डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। जैसे यहाँ पर है वेलोसिटी अपॉन जो ये है वेवलेंथ और टाइम पीरियड,
इससे निकलता है और इससे क्या निकलता है, वेव इक्वेशन निकलती है। तो ये था गाइस एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और इनको वेलोसिटी और इनका एसआई यूनिट क्या है और इनको डिनोट कैसे किया जाता है। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव थे। तो इससे पिच और लाउडनेस ऑफ साउंड आपको पता ही है कि पिच क्या होता है, शेलनेस और फ्लैटनेस ऑफ साउंड। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, जैसी वाइब्रेशन होगी वैसी पिच होगी। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव द हायर विल बी द पिच साउंड ऑफ वाइस वर्सा। लाउडनेस क्या हुई, इट मीन्स द साउंड एनर्जी रीचिंग द एयर पर सेकंड, कितने पर सेकंड में रीच करती है। इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड एंड साउंड वेव, मेजर एज डेसिबल डीबी से मेजर करती है लाउडनेस। इसी तरीके से म्यूजिक और नॉइस, म्यूजिक इज साउंड दैट इज प्लेजेंट टू हेयर, फॉर एग्जाम्पल साउंड कमिंग आउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसे बोलते हैं म्यूजिकल साउंड। नॉइस, इट इज अ साउंड दैट इज अनप्लेजेंट टू हेयर। नॉइस हमें सबको अनप्लेजेंट ही होता है, फॉर द साउंड प्रोड्यूस बाय द व्हीकल। टोन एंड नोट, टोन क्या हो, ए प्योर साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए टोन, प्योर साउंड। नोट, एन impure sound produced by the mixture of many frequencies is called as note. For example, a musical note has tones of various frequencies. अच्छा, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या हुई, अब याद रखिए गाइज, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर इज 20 Hz एंड 20,000 Hz, आई द ह्यूमन एयर कैन हेयर ओनली दोज वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 Hz एंड 20,000 Hz। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि कितना रेंज है ह्यूमन ईयर की। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसे कि आपने देखा होगा लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है, उसी तरीके से साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है। मैंने साउंड वेव स्ट्राइक सरफेस, जब साउंड वेव स्ट्राइक करती है सरफेस के पास और वो रिटर्न बैक करती है इनटू द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन, बिल्कुल लाइट की तरह। आगे समझ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कुछ, जैसे कि आपने देखा होगा अगर हार्ड सरफेस पर साउंड पड़े तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट अच्छी तरीके से आती है। इसी तरीके से अगर सॉफ्ट चीज़ पर अगर हम साउंड रखें तो वो ऑब्जर्व कर लेती है उसको। अच्छा, दो बेसिक लॉज हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। तो सबसे पहला लॉज है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लो ये ये जो है ये हार्ड सरफेस है, तो क्या होता है कि साउंड वेव जो होती है वो ऐसे आई, तो मान लो ये जो है, तो दूसरी आई यहाँ से, और इसे मैं बता देता हूँ आपको, इसे इंसिडेंट वेव कहा जाता है, इसको इंसिडेंट वेव कहा जाता है, इसे रिफ्लेक्टेड वेव कहा जाता है, इसे रिफ्लेक्टेड वेव कहा जाता है, और इसे नॉर्मल कहा जाता है, नॉर्मल। तो इसे नॉर्मल कहा जाता है। और जो पहला प्रिंसिपल है वो बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल है, मान लो अगर इसका 60 डिग्री है तो इसका भी 60 डिग्री ही होगा। तो पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों का जो इंसिडेंट जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बराबर होगी बिल्कुल। और दूसरा जो है रिफ्लेक्टिव नॉर्मल ऑल द लाई इन द सेम प्लेस, वो सेम प्लेस पे लाई करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपको प्रिंसिपल्स इनके याद होने चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपका। तो एप्लीकेशन में तो ये बोल रहा है, जैसे कि मैनी इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द बेस ऑफ मल्टीपल अलग अलग रिफ्लेक्शंस होती है साउंड की, जैसे कि मेगाफोन, लाउड स्पीकर, बल्ब, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रम्प्स, शहनाइज एक्स्ट्रा डिजाइन टू सेंड साउंड ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यू टू द विच एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव एड्स एंड इंक्रीज लाउडनेस ऑफ साउंड। अच्छा, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर के पास होता है, विच इज यूज डॉक्टर टू लिसन द साउंड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, ऑल्सो वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हियर साउंड ऑफ हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर एयर बाई मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जैसे कि इन्हें बिग हॉल और ऑडिटोरियम साउंड इज बाई वॉल से ऑब्जर्व हो जाती है, सीलिंग सीट्स एक्स्ट्रा से। सो ए कर्व्ड बोर्ड साउंड बोर्ड इज प्लेस्ड बिहाइंड द स्पीकर, देन द वॉइस स्पीकर सफर्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इंक्रीज द लाउडनेस सो दैट द स्पीच कैन हेयर्ड इजिली बाय द ऑडियंस। जैसे कि हम वो लगाते हैं हम लाउडनेस लगा लेते हैं उसमें हम स्पीकर में। तो इस तरीके से ये था रिफ्लेक्शंस के लॉज, और मैंने आपको बताया एंगल्स ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट वेव कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड वेव्स और नॉर्मल वेव्स कौन सी, और पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, इक्वल बोलता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इस तरीके से स्पीड ऑफ साउंड, जैसे ये हमने पीछे पढ़ लिया, द स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस विद द चेंज इन मीडियम। स्पीड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ मीडियम। अगर हायर टेम्परेचर होगा स्पीड भी ज़्यादा होगी, वाइल द लोअर में स्पीड डिक्रीज कम हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया स्पीड जो होती है सॉलिड पे ज़्यादा होती है, साउंड की स्पीड जो होती है वो सॉलिड पे ज़्यादा होती है, जैसे कि 5920 मीटर सेकेंड इन स्टील, लेसर इन लिक्विड पे 14.8 मीटर ms इन वाटर, एंड मिनिमम इन गैस 330 मीटर सेकेंड इन एयर। तो ये था गाइज अबाउट 3 सब यूनिट।
तो अगले जो यूनिट हम करने वाले हैं और ज़्यादा ऑब्जेक्ट इसके बाद जो है हम ये तो बेसिक था थोड़ा, इससे हम और ज़्यादा छोटे छोटे टॉपिक्स पे ले आएंगे आपके लिए। फिलहाल तो हम फिज़िक्स कंप्लीट कर लेते हैं, 4 सब यूनिट और बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। प्लीज़ अगर आपको कोई भी वीडियो छूटा हो पहले यूनिट से अकाउंटेंसी पंचायत के, वो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कोई भी मिस किया हो इस चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। I have you.